बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। गौता में सीरिया और रशिया की भारी बमबारी, 48 घंटों में 110 हलाक। सीरिया की फौजी साइट पर इसराइल का हमला, कई मिसाइलों को मार गिराया गया। इसराइल लबनान तनाव के बीच अमेरिका ने खुसूसी नुमाइंदे को बेरूत भेजा, नेतन्याहू ने किया गोलान पहाड़ियों का दौरा। इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 2 फलस्तीनी जाँ बहक, महमूद अब्बास ने कहा यरूशलेम अरबों का है। गजा में सिर्फ 10 दिनों का फ्यूल बचा है, कई हॉस्पिटल्स बंद, यूनाइटेड नेशंस ने की फौरी माली मदद की अपील। किम जोंग उन की बहन विंटर ओलंपिक्स के लिए साउथ कोरिया जाएंगी, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त पाबंदियां लगाएंगे, अमेरिका की वार्निंग। मोदी ने पार्लियामेंट में बहस के दौरान कांग्रेस पर नजला उतारा, मुल्क के तमाम मसाइल के लिए अपोजिशन पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। अपोजिशन ने कहा वजीर आजम ने सिर्फ जुमलेबाजी की, अहम मसाइल को नजरअंदाज कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। सीरिया के गौता में सरकारी फौज और रशिया के हमलों में 48 घंटों के दौरान कम से कम 110 सिविलियंस हलाक हो गए। मकामी लोगों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बात बताई गई। कहा गया कि पीर के दिन हवाई हमलों में 30 शहरी हलाक हुए थे, जबकि एक दिन बाद यानी मंगल को 80 लोग मारे गए। मरने वालों में कम से कम 22 बच्चे और 21 औरतें शामिल है। अल जजीरा चैनल ने मकामी लोगों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि हवाई हमलों के बाद हर तरफ इमारतों का मलबा देखा जा रहा है, जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं। गौता इलाका 2013 से सरकारी फौज की घेराबंदी में है। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि मंगल को 53 दिनों का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ। इससे पहले नवंबर में एलेपो के करीब अतारीब गांव में भारी बमबारी की गई थी, जिसमें 83 लोग हलाक हुए थे। गौता दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब है, जहां कई हथियारों से लैस अपोजिशन ग्रुप्स पनाह लिए हुए हैं। समझा जा रहा है कि इस इलाके में तकरीबन 4 लाख लोग रहते हैं। हालिया अरसे में गौता पर हवाई हमलों में इजाफा हुआ है। लंदन से काम करने वाली इंसानी हुकूक की तंजीम ने बताया कि दिसंबर के बाद से अब तक गौता में 369 लोग हलाक हुए, जिनमें 91 बच्चे और 68 औरतें शामिल हैं। गौता में बुनियादी चीजों की किल्लत पैदा हो गई है। अल जजीरा ने मकामी लोगों के हवाले से बताया कि लोग दिन में सिर्फ एक बार खाना खा रहे हैं। एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने सीरिया में 1 महीने के लिए जंगबंदी की अपील की थी, ताकि मुतासरा इलाकों में परेशान हाल लोगों की मदद की जा सके। गौता में 1 साल पहले सेफ जोन बनाने के लिए एक समझौता हुआ था, लेकिन इस समझौते पर अमल नहीं हो सका। सीरिया की फौज ने कहा है कि उसने इसराइल की तरफ से फायर किए गए कई मिसाइलों को मार गिराया। इसराइल ने लबनान की हवाई सरहदों का इस्तेमाल करते हुए यह हवाई हमले किए। सुबह तकरीबन 3:30 बजे कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बयान में कहा गया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइल के कई मिसाइलों को रोका और उनमें से ज्यादातर को तबाह कर दिया। बयान में कहा गया कि ऐसी कार्रवाइयों के भयानक नतीजे निकलेंगे, जिसके लिए इसराइली फौज जिम्मेदार होगी। सरकारी मीडिया में कहा गया कि इन मिसाइलों का निशाना एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर था, जो दमिश्क के करीब एक गांव में वाक़ है। इसराइल ने इससे पहले भी कई मरतबा सीरिया में ऐसे हमले किए हैं। सीरिया की हुकूमत का कहना है कि इसराइल दहशतगर्द तंजीमों और बशार हुकूमत के मुखालिफ ग्रुपों की मदद के लिए ऐसे हमले करता है।
खबर है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया की सरहद के करीब गोलान पहाड़ियों के इलाके का दौरा किया। इस मौके पर नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान गोलान पहाड़ियों के इलाके को सीरिया से छीन लिया था। नेतन्याहू ने गोलान पहाड़ियों का यह दौरा एक ऐसे वक्त किया है जब इसराइल की तरफ से कई बार लबनान पर हमले की धमकियां दी गई हैं। इस दौरान खबर मिली है कि अमेरिका ने इसराइल और लबनान के दरमियान तनाव को दूर करने के लिए अपने एक सीनियर सफारतकार को बेरूत रवाना किया है। प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी डेविड स्टाफील्ड ने मंगल को लबनान की हुकूमत के ओहदेदारों से मुलाकात की और कई मामलात पर बातचीत की। उन्होंने ये दौरा एक ऐसे वक्त किया जब मंगल को ही लबनान के सदर मिशेल ऑन, पार्लियामेंट के स्पीकर नबील बेरी और वजीर आजम साद हरीरी ने एक गैर मामूली मीटिंग में इसराइल की धमकियों से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। फ्रांस ने कहा कि हिजबुल्लाह और ईरान की ताईद रखने वाले तमाम लश्करों को सीरिया से चले जाना चाहिए। फ्रांस के वजीर खारजा ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की की फौजों को सीरिया से चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे इशारे मिले हैं कि सीरिया की हुकूमत बागियों के खिलाफ क्लोरीन गैस इस्तेमाल कर रही है। फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा कि तुर्की और ईरान उन लोगों में शामिल है जो सीरिया में आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की को जंग के बाद एक और जंग नहीं थोपनी चाहिए। तुर्की ने कहा कि अफरीन में फौजी ऑपरेशन के बारे में रशिया के साथ उसके फौजी इख्तिलाफात नहीं है। तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद कावुसोगलू ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रशिया के साथ हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है और हम रशिया के साथ राब्ते में हैं। हम हमलों के बारे में और मैदान जंग के हालात के बारे में रशिया को मुसलसल बाखबर कर रहे हैं। इसराइली फौज ने दो अलग अलग वाकयात में 2 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया, जिससे तनाव में इजाफा हो गया। पिछले साल 6 दिसंबर को यरूशलेम या अल-कुद्स को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद से हालात मुसलसल खराब हैं। ट्रंप के इस ऐलान के बाद कम से कम 24 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 2 इसराइली भी मारे गए। इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक फलस्तीनी को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिस पर इसराइल के एक सिक्योरिटी गार्ड को चाकू मारने का इल्जाम लगाया गया। यह वाकया हिब्रोन के करीब एक यहूदी बस्ती में पेश आया, जहां पर एक गार्ड मामूली जख्मी हुआ। एक दूसरे गार्ड ने फौरी फायरिंग करते हुए फलस्तीनी हमला आवर को हलाक कर दिया। इसराइली फौज ने यह बात बताई। इस बारे में और ज्यादा तफसीलात नहीं बताई गई। मारे गए फलस्तीनी की पहचान भी नहीं की गई। पीर के दिन भी मगरबी किनारे के एक इलाके में एक यहूदी बस्ती के करीब इसराइली शहरी को चाकू घोंपकर हलाक किया गया था। इस दौरान मगरबी किनारे के नाबलस में इसराइली फौज ने फलस्तीनियों के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन किया, जिसके दौरान एक फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक हो गए और 70 जख्मी हुए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इस कार्रवाई के दौरान 9 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि नाबलस में कई घंटों तक ऑपरेशन जारी रहा, जिसके दौरान इसराइली फौज ने निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। मारे गए फलस्तीनी की पहचान खालिद वली ताया की हैसियत से की गई है। कई दूसरे इलाकों में भी इसराइली फौज के धावों की खबरें हैं। बाज़ जगह इसराइली फौज के क्रैकडाउन के खिलाफ फलस्तीनियों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए इसराइली फोर्सेस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के शेल्स बरसाए और फायरिंग की। बैतलहम से भी झड़पों की खबरें मिली हैं। इन झड़पों के दौरान 4 फलस्तीनी को गिरफ्तार किया गया। फलस्तीनी अहमद जर्रार नामी एक नौजवान की हलाकत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिसके दौरान उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफी निकी हैली को फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास पर तनकीद करने पर शट अप कह दिया गया। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के सेक्रेटरी जनरल साइबर कात ने निकी हैली को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब आलमी इदारे में फलस्तीन के मसले पर बहस हो रही थी। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि यरूशलेम या अल-कुद्स अरब, इस्लामी और ईसाई है। उन्होंने अमेरिका और इसराइल पर सख्त तनकीद करते हुए रामल्ला में कहा कि फलस्तीनी अरब किसी को भी ये कहने नहीं देंगे कि यरूशलेम मुत्तहिदा दारुल हुकूमत है या अमेरिका का सफारतखाना वहां खुलेगा। फलस्तीनी अथॉरिटी कभी भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेगी। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि इसराइल की नाकाबंदी का शिकार गजा में सिर्फ 10 दिनों का इमरजेंसी फ्यूल बचा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि गजा में हसास खिदमात को ठप होने से बचाने के लिए और जनरेटर फ्यूल की खरीदी के लिए फौरी $6.5 मिलियन की जरूरत है। ओहदेदारों ने कहा कि MRIs, CT स्कैन्स और एक्सरे मशीनों को चलाने के लिए फ्यूल की फौरी जरूरत है। डोनर्स को चाहिए कि वो फौरी मदद करें। यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदार बर्नो वेलेंट ने कहा कि गजा में हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं। फंडिंग के बगैर आने वाले हफ्तों में कई ऑपरेशंस और सरगर्मियां ठप हो जाएंगी, जिसका असर पूरी गजा की आबादी पर पड़ेगा। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। इसराइल ने 2007 से गजा की नाकाबंदी कर रखी है, जिस पर पूरी दुनिया खामोश है।
सऊदी अरब की कैबिनेट ने यमन में हादी हुकूमत और अलहदगी पसंदों के दरमियान इत्तेहाद के लिए अपीलों का मुस्बत जवाब देने की तारीफ की है। शाह सलमान की सदारत में रियाद के अल यमामा पैलेस में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि सऊदी इत्तेहाद की इस अपील का मकसद यमन के इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बरतानिया में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को मुलतवी किया जा सकता है। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बिन सलमान का लंदन दौरा इसी महीने होने वाला था, लेकिन उसे कम से कम 7 मार्च तक के लिए मुलतवी किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे अंदेशे पाए जाते हैं कि यमन जंग और दूसरे मामलात पर उनके खिलाफ मुजाहरे किए जा सकते हैं। इराकी फौज ने अमरीकी इत्तेहाद की मदद से एक रेगिस्तानी इलाके में छुपे हुए आईसिस मिलिटेंट्स के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन में कुर्द फोर्सेस भी हिस्सा ले रहे हैं। इराक के सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। यह ऑपरेशन तुर गुरमातो इलाके में शुरू किया गया। इस कार्रवाई के दौरान इराकी फौजों ने कई देहातों पर दोबारा कब्जा कर लिया और एक आर्मी कैंप पर कब्जा कर लिया। एएफपी न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान सरकारी फौज को कोई खास मुकाबले का सामना करना नहीं पड़ा। इस दौरान मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस इलाके में बचे कुछ आईएस मिलिटेंट्स और कुर्द माफिया मिलकर एक नया ग्रुप बना रहे हैं। इस ऑपरेशन में हशद शाबी वॉलंटियर फोर्स भी हिस्सा ले रही है। इराक के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने आईएसआईएस की शिकस्त के बाद इराक में अमरीकी इत्तेहाद की फौजों में आहिस्ता आहिस्ता कमी के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया है। बगदाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हैदर अल अब्बादी ने यह ऐलान किया। इस दौरान इराकी हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि अमरीकी फौजों के इराक से निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन बाज अमरीकी सिपाही इराक में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 2 शिया ग्रुपों बदर तंजीम और कतायब हिजबुल्लाह ने इराक से तमाम अमरीकी सिपाहियों की वापसी का मुतालबा किया है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान कभी भी 2015 की न्यूक्लियर डील के बारे में दोबारा बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने तेहरान में गैर मुल्की और ईरानी मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक आलमी समझौता है जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल में भी तस्दीक की गई है। रूहानी ने कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ओहदे पर आकर 1 साल गुजर चुका है, लेकिन अब तक वो इस समझौते को फाड़कर फेंकने में नाकाम रहे, जैसा कि उन्होंने अमेरिका की 2016 के इलेक्शंस की मुहिम के दौरान वादा किया था। ट्रंप का कहना है कि इस न्यूक्लियर डील में कई हैं और इस पर दोबारा बातचीत होनी चाहिए। इस समझौते के लिए वो साबिक सदर बराक ओबामा पर तनकीद करते हैं। रूहानी ने कहा कि अमरीकी सदर का यह ख्याल गलत है कि ये न्यूक्लियर डील डेमोक्रेटिक पार्टी की है। अमरीकी हुकूमत ने खुद इससे इत्तेफाक किया था, किसी पार्टी ने नहीं। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका इस समझौते की खिलाफ वर्जी करता है तो इससे खुद वाशिंगटन की नेकनामी मुतासिर होगी। रूहानी ने कहा कि ईरान अपनी फौजी सलाहियतें बढ़ाता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया कभी भी भयानक तबाही के हथियार नहीं बनाना चाहता। उन्होंने ईरान में नाराज ग्रुपों की बात सुनने की जरूरत पर जोर दिया। रूहानी ने अमेरिका से कहा कि वो दबाव, पाबंदियों और धमकियों का इस्तेमाल बंद करे। रूहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी की मजम्मत की और कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका बुरे इरादे रखता है और सीरिया को तोड़ना चाहता है। हसन रूहानी ने तुर्की से भी कहा कि वो अपना अफरीन ऑपरेशन बंद करे। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। गौता में सीरिया और रशिया की भारी बमबारी, 48 घंटों में 110 हलाक। सीरिया की फौजी साइट पर इस्राइल का हमला, कई मिसाइलों को मार गिराया गया। इस्राइल लबनान तनाव के बीच अमेरिका ने खुसूसी नुमाइंदे को बेरूत भेजा। नेतन्याहू ने किया गोलान पहाड़ियों का दौरा। इस्राएली फौज की कार्रवाइयों में 2 फलस्तीनी जाँ बहक। महमूद अब्बास ने कहा यरूशलेम अरबों का है।
गाजा में सिर्फ 10 दिनों का फ्यूल बचा है, कई हॉस्पिटल्स बंद। यूनाइटेड नेशंस ने की फौरी माली मदद की अपील। किम जोंग उन की बहन विंटर ओलंपिक्स के लिए साउथ कोरिया जाएंगी। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त पाबंदियां लगाएंगे, अमेरिका की वार्निंग। मोदी ने पार्लियामेंट में बहस के दौरान कांग्रेस पर नजला उतारा, मुल्क के तमाम मसाइल के लिए अपोजिशन पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। अपोजिशन ने कहा वजीर आजम ने सिर्फ जुमलेबाजी की, अहम मसाइल को नजरअंदाज कर दिया। हेडलाइंस रिकैप आपने देखा। जारी रहते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उनकी बहन विंटर ओलंपिक्स में नॉर्थ कोरिया की डेलीगेशन का हिस्सा बनकर साउथ कोरिया का दौरा करेंगी। नॉर्थ कोरिया का यह डेलीगेशन जुमे को साउथ कोरिया पहुंचेगा। किम जोंग उनकी बहन लीडर के बहुत करीब समझी जाती हैं। किम जोंग उनकी 30 साल बहन किम जोंग जून का यह दौरा काफी अहमियत रखता है, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान खानदान की पहली रुकन है जो साउथ कोरिया का दौरा करने वाली है। अमेरिका ने धमकी दी है कि वो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त पाबंदियां लगा सकता है। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने जापान के वजीर आजम शिंजो एबे के साथ टोक्यो में खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम जापान और दूसरे इत्तेहादियों के साथ मिलकर उस वक्त तक नॉर्थ कोरिया पर दबाव डालते रहेंगे जब तक कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करता। डेनमार्क की हुकूमत अवामी मकामात पर बुर्के पर पाबंदी लगाने के रास्ते पर है। हुकूमत के ओहदेदारों ने बताया कि मुकम्मल बुर्के पर पाबंदी होगी और इस पाबंदी को तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पहली मर्तबा चेहरा छुपाने पर 1000 कोनोर का जुर्माना लगाया जाएगा और यह जुर्माना बढ़कर 10,000 कोनोर भी हो सकता है अगर बार बार यह कानून तोड़ा जाए। डेनमार्क के वजीर इंसाफ ने बताया कि मुकम्मल बुर्का डेनमार्क के समाज की कदरों से मेल नहीं खाता। ज्यादातर जमातें इस तजवीज़ की तायद कर रही हैं। ताइवान में मंगल को आने वाले जल्जले में कम से कम 7 लोग हलाक हो गए और कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। जल्जले के बाद अभी दर्जनों लोग लापता हैं। ऐसा अंदेशा है कि हालिन शहर में एक इमारत के मलबे में 40 लोग फंसे हुए हैं। जल्जले की शिद्दत 6.4 बताई गई। कम से कम 258 जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। इमदादी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान में हुजूम के हाथों हलाक मिशाल खान के केस में एक मुलजिम को मौत की सजा सुनाई गई है और 5 को उम्र कैद की सजा दी गई है। इस केस में 26 दूसरे लोगों को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। पाकिस्तान की हरीपुर सेंट्रल जेल में एक जज ने यह फैसला सुनाया। कई मुलजिमीन को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई गई। जिस शख्स को इस केस में सजाए मौत सुनाई गई उसका नाम इमरान बताया गया है। मिशाल खान को यूनिवर्सिटी कैंपस में एक हुजूम ने हमला करते हुए मार मार कर हलाक कर दिया था। उस पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 4 शंबे को पार्लियामेंट में कांग्रेस की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हुए आजादी के बाद से आज तक उसके गलत कामों को तनकीद का निशाना बनाया और मुल्क की तमाम बुराइयों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया, जिनमें हिंदुस्तान का बंटवारा और आंध्र प्रदेश की तकसीम भी शामिल है। मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को काफी तकलीफें उठानी पड़ी। कांग्रेस पार्टी ने अवाम की भलाई पर तवज्जो देने के बजाय सिर्फ एक खानदान की शान में कसीदे पढ़ते हुए वक्त गुजार दिया। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए मोदी ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे पर अपोजिशन पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि किसी मुनासिब तैयारी के बगैर सियासी फायदे के लिए बंटवारा किया गया जिससे लोगों को तकलीफें हुई। इस मौके पर कांग्रेस अरकान ने एहतजाज किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के दौर में कई स्कैम्स हुए और इमरजेंसी लगाई गई। वजीर आजम ने कहा कि आज तक भी 125 करोड़ हिंदुस्तानी कांग्रेस की गलतियों की कीमत चुका रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि किस तरह कांग्रेस ने हिंदुस्तान को लूटा है। वजीर आजम ने लोकसभा और असेंबलियों के इलेक्शंस एक साथ कराने की जरूरत पर जोर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान खड़गे जी का भाषण सुन रहा था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि वे ट्रेजरी बेंच को संबोधित कर रहे थे, कर्नाटक के लोगों को संबोधित कर रहे थे कि
अपने ही दल के नीति निर्धारकों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब उन्होंने कल बशीर बद्र की शायरी से शुरू किया और खरगे जी ने बशीर बद्र जी की शायरी सुनाई, और मैं आशा करता हूं कि उन्होंने जो शायरी सुनाई है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री महोदय ने जरूर सुनी होगी। क्योंकि उस शायरी में उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मैं जरूर मानता हूं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने आपकी ये गुहार सुन ली होगी, लेकिन श्रीमान खरगे जी, जिस बशीर बद्र की शायरी का आपने जिक्र किया, अच्छा होता उस शायरी में जो शब्द आप बोल रहे उसी के बिल्कुल पहले वाली 2 लाइन उसको भी अगर याद कर लेते तो शायद इस देश को ये पता जरूर चलता है कि आप कहां खड़े हैं। उसी शायरी में बशीर बद्र जी ने आगे कहा है, जी चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। मैं नहीं जानता हूं कर्नाटक के चुनाव के बाद खरगे जी उस जगह पे होंगे कि नहीं होंगे, और इसलिए एक प्रकार से ये फेयरवेल स्पीच भी उनकी हो सकती है। राज्यसभा में तकरीर करते हुए मोदी ने कांग्रेस की तनकीदों के जवाब में कहा कि आप हमें नाम बदलने वाले कह रहे हैं, लेकिन हम मकसद बदलने वाले हैं। वजीर आजम ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के इस जुमले को दोहराया कि जब कोई बड़ा झाड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। उन्होंने ये बात उस वक्त कही थी जब साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था और उसके फौरी बाद दिल्ली और दूसरे मकामात पर सिखों का कत्लेआम हुआ था। वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क के बंटवारे के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मोदी ने याद दिलाया कि आज़ादी के बाद गांधी जी का ख्याल था कि कांग्रेस की अब ज़रूरत नहीं है। मोदी ने 3 तलाक बिल की मुखालफत करने वालों पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर कोई हिंदू 2 शादियां करता है तो आप बड़ी खुशी से उसे जेल भेजते हैं, लेकिन जब कोई मुसलमान 3 तलाक के लिए जेल जा रहा है तो आपको उसकी फिक्र हो रही है। इस तकरीर के दौरान कांग्रेस सरकार ने कई बार एहतजाज किया। मोदी की तकरीर के बीच अपोजिशन अरकान ने नारे लगाए कि जुमले बहुत हो चुके, अदाकारी बंद करो, वादे पूरे करो। अपोजिशन लीडर्स ने बाद में कहा कि वजीर आजम मोदी ने सिर्फ जुमलेबाजी की और अहम मसाइल को नजरअंदाज कर दिया। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने वजीर आजम की तकरीर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि 90 मिनट की इस तकरीर में वजीर आजम ने राफेल डील के बारे में कुछ नहीं कहा। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट विनय कटियार ने कहा है कि मुसलमानों को इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की यूथ विंग बजरंग दल की बुनियाद डालने वाले विनय कटियार ने कहा कि पार्लियामेंट में एक बिल पेश करते हुए उन लोगों को सजा का कानून बनाना चाहिए जो वंदे मातरम का एहतराम नहीं करते और कौमी परचम की तौहीन करते हैं या पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। विनय कटियार ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के इस मुतालबे का जवाब देते हुए ये बात कही कि उन लोगों को सजा देने के लिए कानून बनाना चाहिए जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका?
बीजेपी के एक और लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुसलमानों को यह बात माननी चाहिए कि उनके बाप दादा हिंदू थे। तो यदि कोई कहें कि मुसलमान को स्वीकार करना चाहिए कि उनका पूर्वज हिंदू है और यदि वो नहीं मानता तो उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, तो कैसे रोकोगे? तो वो वैसी कहेगा, ये इस पर अंकुश लगनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि मुसलमान को उनको अनिवार्य बना देना चाहिए कि इस देश की नागरिक हो तो ये स्वीकार करो जो सच है, डीएनए के अनुसार सच है कि उनका पूर्वज हिंदू है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने उनके पार्लियामेंट में दिए गए बयान पर बीजेपी लीडर्स के रिएक्शन को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर रिमार्क करने वालों के खिलाफ कानून क्यों नहीं बन सकता। अब मैं क्या बोलूं, उनका टेनर खत्म हो रहा है अप्रैल में, तो चिराग बुझने से पहले भड़कता बहुत है, तो शायद वो परेशान है कि उनको भी कहीं मार्गदर्शक मंडल में डाल दें, इसीलिए आपने भी कहा कि ये फूलिश है, मुफ्तापुर का दिमाग खराब किसका? वैसे साहब का दिमाग खराब हो गया, रामजेठ मलानी जी कह रहे हैं। अब बुजुर्ग हैं भाई, क्या बोल सकते हैं वो। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि कानून बनाने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है कि ये कानून बनाना कुछ ज्यादा? बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बात तो उन्होंने सही कही है लेकिन कानून बनाने की जरूरत है। एक बात देखिए कि आप लोग जितने कम्युनल राइट्स है बड़े बड़े इंडिया में, चाहे भिवंडी का हो, श्री कृष्णा कमीशन का हो, हाशिमाबाद का हो या हैदराबाद का हो, उस कभी इनको रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। उसमें इंक्वायरी करने वाले रिटायर्ड हो या सिटिंग जजेस ने क्या कहा। यही कहा कि इन इलाकों को शक की नज़र से देखा जाता है। उसमें बल्कि नारे भी लिखे गए। आज भी हम नारे सुनते हैं कि कैसे मुसलमानों को जोड़ दिया जाता है पाकिस्तान से। तो जिस तरह SC/ST एक्ट के लिए कानून बनाया गया, ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह कानून बनना चाहिए। मुल्क को आज़ाद होकर 70 साल का अरसा हो चुका है। मुझे क्या करना है पार्टीशन से? हमारे बुजुर्गों ने तायद नहीं की उसकी, मगर बार बार हमको उसी से जोड़ना, उस मुल्क से जोड़ना। रामजेठ मलानी क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गौता में सीरिया और रशिया की भारी बमबारी, 48 घंटों में 110 हलाक। सीरिया की फौजी साइट पर इसराइल का हमला, कई मिसाइलों को मार गिराया गया। इसराइल लबनान तनाव के बीच अमेरिका ने खुसूसी नुमाइंदे को बेरूत भेजा। नेतन्याहू ने किया गोलान पहाड़ियों का दौरा। इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 2 फलस्तीनी जाँ बहक। महमूद अब्बास ने कहा यरूशलेम अरबों का है। गजा में सिर्फ 10 दिनों का फ्यूल बचा है, कई हॉस्पिटल्स बंद। यूनाइटेड नेशंस ने की फौरी माली मदद की अपील। किम जोंग उन की बहन विंटर ओलंपिक्स के लिए साउथ कोरिया जाएंगी। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त पाबंदियां लगाएंगे, अमेरिका की वार्निंग। मोदी ने पार्लियामेंट में बहस के दौरान कांग्रेस पर नजला उतारा। मुल्क के तमाम मसाइल के लिए अपोजिशन पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। अपोजिशन ने कहा वजीर आजम ने सिर्फ जुमलेबाजी की, अहम मसाइल को नजरअंदाज कर दिया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।